क्या आप जानते हो कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो चलिए आज एक्सक्रीशन उत्सर्जन के बारे में सीखें। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जिसे हिंदी में उत्सर्जन कहा जाता है, वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के बारे में। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, रिमूव द वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाटर में ही रहते हैं, और वो डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। तो ये डिफ्यूज़न के माध्यम से ही अपनी बॉडी से सराउंडिंग में जो वाटर होता है उसमें वेस्ट को निकाल देते हैं। वाइल कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गेन, विशेष अंग बने होते हैं। तो अभी हमने जाना कि एक्सक्रीशन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फंजाई भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर सिंपल प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस, जिसे हिंदी में परासरण कहा जाता है, उसके माध्यम से एक्सचेंज ऑफ वाटर या जो वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म होंगे वो बाहर निकलेंगे, जबकि डिफ्यूज़न, जिसे हिंदी में विसरण कहा जाता है, उस प्रोसेस से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस या फिर वेस्ट मटेरियल जो गैसेस फॉर्म में होंगे वो बाहर रिमूव होंगे। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये पदार्थों की मूवमेंट है, और अधिक सांद्रता हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है। तो अभी हमने जाना कि विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियां प्रयोग करते हैं। बहुत से एक कोश के जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में ही विसरित कर देते हैं, डिफ्यूजन, जबकि जटिल बहुकोश के जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। उनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अमीबा पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है ये। दे हैव कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स टू रिमूव वेस्ट और डिफ्यूजन। देखिए यहाँ भी डिफ्यूजन विसरण की ही बात हो रही है। इज अनदर वे टू रिमूव CO2 फ्रॉम द सेल। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सराउंडिंग के ही वाटर में रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही बॉडी से बाहर जा रही है। अब देखिए, अभी हमने देखा था, पढ़ा हमने कि यूनिसेलुलर एक कोश के जीव जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें ऑल सेल इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स, जो सेल होता है वो एनवायरनमेंट के ही कांटेक्ट में होता है डायरेक्टली। इसीलिए ऑल सेल कैन इजीली गेट न्यूट्रिएंट्स इन एंड वेस्ट आउट बाई डिफ्यूजन। तो उनमें अधिकतर किसी पोषक पदार्थ का, न्यूट्रिएंट्स का शरीर के अंदर जाना और वेस्ट मटेरियल का, अपशिष्ट पदार्थों का बॉडी के बाहर निकलना डिफ्यूजन या विचलन के माध्यम से ही हो जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोश के जीवों में, इंटरनल सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, शरीर के अंदर सेल्स हैं, वो पर्यावरण, इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है। इंटरनल सेल कैन नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स इन एंड वेस्ट आउट। अब जब डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं है तो इंटरनल सेल जो हैं, आंतरिक कोशिकाएं जो हैं, ना ही वो पोषक पदार्थों को ग्रहण कर सकती हैं, ना ही वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सकती हैं। तो इसीलिए उनमें हमें विशेष अंगों की आवश्यकता होती है।
तो चलिए अब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स मानव। अब हम मानव में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में पता करें। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी। जो मनुष्य है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर है किडनी का। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर जो है वो भी एक पेयर में है। ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है। एंड ए यूरेथ्रा, और एक ही यूरेथ्रा है। तो इस प्रकार से चार विशेष अंग हैं, ऑर्गेन्स हैं, जो मनुष्य के एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो अभी हमने जाना कि मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। तो एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक ही मूत्र मार्ग होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र एक जोड़े वृक्क, एक जोड़े मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग के साथ बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी की, जिसे हिंदी में वृक्क कहा जाता है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो जो किडनी जिसे वृक्क कहा जाता है वो एब्डोमेन में होती है, पेयर होता है तो दो होती हैं वो। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो जितना भी यूरिन मूत्र फॉर्म होता है वो किडनी से यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड, और वहाँ पे वो स्टोर एकत्रित किया जाता है, अनटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, और तब तक स्टोर किया जाता है जब तक ये यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर नहीं निकल जाता है। तो अभी हमने जाना कि वृक्क, किडनी को ही हिंदी में वृक्क कहा जाता है, उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए दो किडनी दो वृक्क हैं। वृक्क मानव में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। तो वृक्क में मानव मूत्र बनने के बाद वो मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में पहुंच जाता है और यहाँ तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता है। अब क्वेश्चन है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। देखिए बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जस्ट एज CO2, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट था जब हम रेस्पिरेशन श्वसन करते थे। जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती थी, लेकिन वो रिलीज होती थी लंग्स में, फेफड़ों में। नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। और ब्लड से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड, वो रिमूव किए जाते हैं किडनी के माध्यम से। तो प्रश्न था कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, और हमने अभी जाना कि मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य है वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। जैसे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर या रक्त से अलग हो जाती थी, उसी प्रकार नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि यूरिया या यूरिक अम्ल, वो वृक्क या किडनी में रुधिर ब्लड से अलग किए जाते हैं और फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो अब हमें कोई आश्चर्य नहीं है, हम जान चुके हैं कि जिस प्रकार जो ब्लड कैपिलरीज थी, रक्त केशिकाएं थी, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती थी और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करती थी, उसी प्रकार किडनी में, वृक्क में भी बहुत से फिल्ट्रेशन यूनिट है और वहाँ पे इस प्रकार का कार्य होता है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द क्वाइल ट्यूब कॉल्ड
बोवेन कैप्सूल। देखिए ये बोवेन कैप्सूल है, कप शेप है ये। इसी कप शेप में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, और यहीं पर फिल्ट्रेशन का कार्य शुरू होता है। तो अभी हमने जाना कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रिक में आधारी निस्यंदन एकक फेफड़ों की तरह ही भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। देखिए ये ब्लड कैपिलरीज हैं और गुच्छा बना हुआ इनका एक। ये ब्लड कैपिलरी जो हैं वो एक नलिका के कप के आकार के पतले सिरे के अंदर होती है, और इसे अभी हमने कहा था बोवन कैप्सूल। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है, और बोवन कैप्सूल में जो यूरिन फिल्टर हो जाता है उसे कलेक्ट किया जाता है। तो हम अभी जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जिन्हें हिंदी में वृक्काणु कहा जाता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। अब ये फिल्ट्रेशन यूनिट जो थे वो एक किडनी में या ब्रिक में बहुत अधिक होते हैं, और इन फिल्ट्रेशन यूनिट को ही हम नेफ्रॉन या हिंदी में जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है कहते हैं। और ये बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, पैक्ड होते हैं ये। अगर आप नीचे दिखाए गए पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे आप तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक बोवेन कैप्सूल है, और साथ में ही वेन्स और आर्टरीज है, और कलेक्टिंग डक्ट्स है। यहाँ पर एक्सचेंजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल और रीऑब्जर्वेशन भी होती है, जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। सम सब्सटेंसेस in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। तो जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो इनिशियल प्रारंभिक दौर में ही, स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, साल्ट, और वाटर, जल, ये जैसे ही मूत्र नलिका में प्रवेश करते हैं, यूरिनरी ट्यूब में जाते हैं, वैसे ही इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इनका पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body। अब पानी कितना रीएब्जॉर्ब किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में वाटर की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड। और साथ में ही इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो विलेय वर्ज्य पदार्थ हैं, डिजॉल्व्ड वेस्ट मटेरियल है, उन्हें हमें कितनी मात्रा में एक्सक्रीट करना है, उत्सर्जित करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। और किडनी से, वृक्क से जो यूरिन है, मूत्र है, वो यूरेटर में पहुंचता है, मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। और नीचे वो यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हिंदी में मूत्राशय कहा जाता है, उससे जुड़ा होता है। तो यूरिन जो है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन, वाटर रीऑब्जर्वेशन, सॉल्यूट रीऑब्जर्वेशन, सिक्रेशन और वेरिएबल रेट्स दिखाए गए होती है, और बोवेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो जाती है। और हमने पढ़ा कि जैसे ही इनिशियल स्टेप में फिल्ट्रेशन होगी, ये देखिए, तो वाटर की रीऑब्जर्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे सॉल्युबल या सॉल्यूट जो भी हैं हमारे पास, वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड। और साथ में जो फिल्ट्रेशन है या यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो भी चला रहेगा, और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो ही बाहर निकलेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन के साथ बाहर निकलते हैं वो दोबारा रीएब्सॉर्ब, पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं।
अब यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो उसके शरीर में तो बहुत से वेस्ट मटेरियल जो हैं, जो हार्मफुल हैं, वो रह जाएंगे। तो उस स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या फिर एक प्रोसेस है जिसे हम डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। हीमोडायलिसिस ही एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। तो चलिए अब जानें आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस क्या है। किडनी, जिसे हिंदी में ब्रिक कहते हैं, आर वाइटल ऑर्गेन फॉर सर्वाइवल। ये जीविता के उत्तरजीविता के लिए बहुत ही विशेष अंग है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजुरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। अब कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन, संक्रमण हो गया, कोई इंजुरी, चोट लग गई, या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ब्रिक में जो हो कम मात्रा में ही ब्लड पहुंच रहा है, ऐसा हो सकता है जिससे हमारी किडनी की क्रियाशीलता, एक्टिविटी कम हो जाती है। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। और अगर ऐसा हो जाए तो शरीर में बहुत से विषैले अपशिष्ट संचित हो सकते हैं, विच कैन इवन लीड टू डेथ। और ऐसा होने से मृत्यु तक भी हो सकती है। अब ऐसा हो जाए तो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। अब किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क का उपयोग। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी में शरीर से जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के लिए एक तकनीक का यूज़ किया जाता है जिसे हम इंग्लिश में डायलिसिस और हिंदी में अपोहन कहते हैं। यदि आप देखेंगे तो इस व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकाला जा रहा है और उसी ब्लड को वापस भी भेजा जा रहा है, और ब्लड को प्योरीफाई किया जा रहा है, और जितने भी उसके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उन्हें फिर इकट्ठा किया जा रहा है। Artificial kidneys contains a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid। तो जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई भी जा रही हैं, और ये सेमी परमेबल हैं, ये अर्ध पारगम्य हैं। और ये नलिकाएं जो होती हैं, ये अपोहन द्रव, डायलिसिस फ्लूइड जो होता है, उससे भरी हुई टंकी में ही फिट की होती हैं। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। अब जो डायलिसिस फ्लूइड है उसका भी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जितना ब्लड का होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन इस फ्लूइड में कोई भी नाइट्रोजनिक वेस्ट अपशिष्ट नहीं होता है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। अब इन ट्यूब्स में मरीज जो है उसके ब्लड को पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो अब जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें ये ब्लड पास होता है और उससे वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़न के माध्यम से, विसरण के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। और हम जानते हैं विसरण क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पदार्थों की गतिशीलता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब जो ब्लड प्योर हो चुका होता है, शुद्ध हो चुका होता है, उसे दोबारा उस पेशेंट के, मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। तो ये तो किडनी के ब्रिक के फंक्शन की तरह ही है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। परंतु किडनी से भिन्न एक तरह से है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की रीअब्जॉर्वेशन, जिसे हिंदी में पुनर्अवशोषण कहा जाता है, नहीं है। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो एक दिन में लगभग 180 लीटर जो है फिल्ट्रेशन कर देता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली ए लीटर और 2, जबकि शरीर से मात्र 1 या 2 लीटर ही मूत्र जो है वो बाहर निकलता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड। क्योंकि जो बाकी निस्यंद होता है
वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्रिक नलिकाओं द्वारा पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या पादपों में भी उत्सर्जन विशेष अंगों के माध्यम से होता है, क्या उन्हें भी किसी विशेष टेक्निक की आवश्यकता होती है, या फिर उनके कुछ और विभिन्न तरीके हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जो पादप हैं, पौधे हैं, उसमें उत्सर्जन के लिए बिल्कुल ही अलग युक्ति है। Those of animals, oxygen itself can be throughout of as a waste product generated during photosynthesis। देखिए, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होती है तो वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के साथ ही ऑक्सीजन गैस भी एक्सक्रीट होती है। तो ऑक्सीजन जो है उनके लिए फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, तो एक वेस्ट मटेरियल हुआ, तो वो तो स्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से बाहर अपने आप ही निकल जाती है। अब बात करें जरा रेस्पिरेशन की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन में, श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य या दूसरे प्राणी सांस में ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को ही अंदर ग्रहण करते हैं। और मनुष्यों की भांति ही पेड़ पौधे भी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए, जब रेस्पिरेशन होगी तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए एक वेस्ट हो गया। लेकिन देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है क्योंकि उसमें सनलाइट की प्रेजेंस होती है। अब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल मिलके भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी फॉर्म कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है। अब कार्बोहाइड्रेट तो पौधे यूज कर रहे हैं, परंतु ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ पौधे स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन भी वहीं से निकलती है, जबकि रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए पेड़ पौधे शरीर के सभी भागों का उपयोग करते हैं। इवन जड़ें भी सांस लेती हैं सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो देखिए, अभी हमने जाना था कि स्टोमेटा, जिसे हिंदी में रंध्र कहा जाता है, उनके माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, खाली जगह होती है, वो सुनिश्चित करते हैं कि सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं वो वायु के ही संपर्क में रहें। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधों में डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में विसरण कहा जाता है, उसके माध्यम से होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो अब विसरण में क्या होगा, वो पौधे की कोशिकाएं में भी गैसेस जा सकती है और उन कोशिकाओं से, सेल से बाहर भी आ सकती हैं एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो विसरण की दिशा जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरणीय अवस्थाओं पर और पौधे की नीड्स, आवश्यकताओं पर ही डिपेंड करती है। एट नाइट। अब देखिए, रात की बात कर रहे हैं। व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब किसी प्रकार का कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो पौधा सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वसन कर रहा है, वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। ड्यूरिंग द डे, दिन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो दिन के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रेस्पिरेशन के माध्यम से बाहर निकल रही है, पौधा उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है वो फोटोसिंथेसिस में कर लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि दिन के इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज ही नहीं हुई, क्योंकि प्लांट ने श्वसन में, रेस्पिरेशन में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज कर लिया। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज।
इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन के समय तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, क्योंकि जो निकल भी रही थी रेस्पिरेशन में उसे पौधा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दिन के समय पौधों में ऑक्सीजन ही एक वेस्ट मटेरियल है, जबकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो वहाँ पर पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है जो रेस्पिरेशन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से बाहर निकल रही है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब गैसेस तो हमने पढ़ ली कि डिफ्यूज़न के माध्यम से पौधा बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर पौधे में एक्सेस वाटर है, अधिक जल है जो उसके लिए वेस्ट मटेरियल है, तो उसको वो ट्रांसपिरेशन या वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स। अब पानी के अलावा, जल के अलावा अगर पौधे ने दूसरे वेस्ट वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना है, तो पौधे जो होते हैं उनके बहुत सारे भाग जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के होते हैं। पौधे में बहुत सारे टिश्यू उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, और वो अपने कुछ भागों को भी लॉस कर सकता है, जैसे कि पत्तियां गिरा सकता है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती हैं, परंतु अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले पौधे की पत्तियां हरी होती थी, और पतझड़ तक आते आते वो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो अधिकतर पीली हो जाती हैं। तो उन पत्तियों में पौधा अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता रहता है, और जब अधिक हो जाता है वेस्ट मटेरियल उन पत्तियों में तो उन्हें वो गिरा देता है नीचे। तो पत्तियों का गिरना भी पतझड़ में एक पौधे का वेस्ट मटेरियल निकालने की ही एक टेक्निक है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। बहुत से पादप जो हैं वो अपशिष्ट उत्पाद अपनी कोशिकीय रिक्तिका सेलुलर वैक्यूल में ही इकट्ठे रखते हैं, और इस प्रकार से पौधे में गिरने वाली पत्तियां जो होती हैं वो उनके अपशिष्ट उत्पादों को संचित करके रखती है। तो अब हम समझ गए कि जब पतझड़ में पौधा पत्तियां गिरा देता है तो इसका मतलब है कि पौधे की पत्तियों में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं, और अपशिष्ट पदार्थों को उसने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया पत्तियों को नीचे गिराकर ही। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, गम्स, एस्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो जो कुछ अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उन्हें पौधा रेजिन या गोंद के माध्यम से भी बाहर निकाल देता है। अब ये रेजिन और गोंद जो होते हैं वो पौधे के पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम में स्टोर होके रहते हैं। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। जबकि पौधे जो हैं कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो मृदा, मिट्टी में भी उत्सर्जित करते हैं। तो यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीम का पौधा, बबूल का पौधा जो है उनसे कुछ रेजिन या गोंद जैसा निकल रहा है, वो पौधे का एक वेस्ट मटेरियल ही है। तो रेजिन या गम जो है वो पौधे का वेस्ट मटेरियल निकालने का ही एक तरीका